वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे। बीच बीच में मैं जो है बोर्ड वाले मिनी बोर्ड पे भी पढ़ाकर वो लेक्चर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसा हम काम कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये आता है चैप्टर 2 में। तो लेक्चर नंबर 12 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ, इसमें वापस से अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करें तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया हुआ उन्होंने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये डिस्कस की थी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इसके बारे में जो एडिशनल डिटेल है जो मैंने डिस्कस की थी, उसके अलावा जो एडिशनल डिटेल है तो वो मैं शेयर कर लेता हूँ। और उसके बाद डाइपोल पर जाने के बजाय, एनसीईआरटी में क्या डाइपोल है, फ्लक्स से पहले बेहतर होता है समझना कि हम पहले पोटेंशियल पढ़ लें, जिससे डाइपोल के सारे डेरिवेशन हम एक साथ कर सकते हैं। तो सीक्वेंस यहाँ पर मैं ब्रेक करूँगा, मैं सीधे जाऊँगा पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने इनके डिफरेंट पैटर्न्स स्टडी किए। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसे होती है, नेगेटिव की वजह से कैसे होती है। एनसीईआरटी में इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो है फिगर 1.16, तो इसको आप समझ लीजिए। ये पर्टिकुलर एरिया है P2, पर्टिकुलर एरिया है P1। जितनी लाइंस P1 से होकर गुजर रही उतनी P2 से होकर गुजर रही है। हालांकि P2 बड़ा है, P1 छोटा है। और फील्ड लाइंस जैसे कि देख रहे हैं आप, नॉन यूनिफॉर्म है। P1 और P2 दोनों ही अपने आप में इंडिविजुअली, P1 पे पूरे का पोटेंशियल सेम होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। P2 का पोटेंशियल सेम होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। अब ये इक्वी पोटेंशियल क्या होता है, नाम से तो समझ में आ रहा है आपको, आगे हम पोटेंशियल में पढ़ेंगे। वी ड्रॉ द फिगर ऑन ए प्लेन ऑफ पेपर दैट इज इन 2 डायमेंशंस बट वी लिव इन 3 डायमेंशंस। सो if one wishes to estimate the density of field lines, one has to consider the number of lines per unit cross sectional area. डेंसिटी निकालने के लिए हम पर यूनिट वॉल्यूम नहीं जाते, यहाँ पर यूनिट एरिया जाते हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइंस। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज as the square of the distance from a point charge and the area enclosing the charge increases as the square of the distance। दोनों रिलेशन को समझिए आप। इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज हो रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हम पॉइंट चार्ज से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और वो जो एरिया है एनक्लोजिंग द चार्ज, वो डिस्टेंस बढ़ाने के साथ इंक्रीज हो रहा है। इसको ऐसे समझिए, डायग्राम बनाकर अगर मैं बताता हूँ आपको, तो एक्चुअल में यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये पॉइंट चार्ज Q, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं रेडियली आउटवर्ड। इस तरह से ये फील्ड लाइंस जा रही हैं रेडियली आउटवर्ड। अब यहाँ मान लीजिए मैंने कोई एरिया कंसिडर किया, S1 मान लो, P1 मान लो, तो यहाँ स्पेशल इफेक्ट में लगा सकता हूँ जिससे आपको ये लगे कि लाइंस जो हैं इस एरिया को क्रॉस करके जा रही हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। बोर्ड पर तो हम क्या मिटा लेते हैं इसे रबड़ से, लाइन को उतना ही कंट्रोल्ड मैनर में। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, काटते हुए जा रही है दिखाने के लिए स्पेशल इफेक्ट हम लगाते हैं। यहाँ तक खींचा लाइन को, सेंटर ऑफ द एरिया तक। तो फिजिक्स में डायग्राम में आपको ये ट्रिक्स आनी चाहिए कि डायग्राम इस तरह से बनाया, ऐसे लगे कि काटते हुए जा रहे हैं। तो अभी देखने में लग रहा है कि ये पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट है या नहीं, क्लियरिटी नहीं है इसमें। पर जैसे ही मैं इमेजिन करता हूँ कि ये कोई फुटबॉल है, स्फीयर, दिस इज ए स्फीयर, फुटबॉल है, जस्ट इमेज। जैसे मैं इमेजिन करता हूँ ये फुटबॉल है और ये फुटबॉल का कोई पैच है, तो अब ये क्लियर हो जाता है कि सेंटर C से हर पॉइंट, यहाँ पर जो है ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला, हर पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। और इक्विडिस्टेंट है इस वजह से सभी का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल हम पढ़ेंगे KQ/R से निकालते हैं, जैसे फील्ड KQ/R² हमने फॉर्मूला डिराइव किया, तो सब इक्वल पोटेंशियल पर होंगे। तो P1 को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिसका कंसेप्ट हम आगे सीखेंगे।
अभी बस यहाँ ये बताया मैंने कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, ये जो एरिया है ये डिस्टेंस बढ़ने के साथ इंक्रीज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इस रूल को फॉलो करते हुए. Since the electric field decreases as the square of the distance from point charge and the area enclosing the charge increases as the square of the distance, the number of field lines crossing the enclosing area remain constant. This is very important fact. यानी field lines same रहेंगे, नंबर में काउंट कर सकते हैं. Whatever may be the distance of the area from the charge, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो. We started by saying that field lines carry information about the direction of electric field at different points in space. Having drawn a certain set of field lines, the relative density, that is closeness of the field lines at different points, indicate the relative strength of electric field at those points. यहाँ से clear हो रहा है. The field lines crowd where the field is strong and are spaced apart where it is weak. Figure 1.16 represent कर रही है. Figure shows a set of field lines. We can imagine two equivalent small elements of area placed at points R and S normal to the field lines there. The number of field lines in our picture cutting the area element is proportional to the magnitude of field at these points. The picture shows that field at R is stronger than at S. ये रीजन लिया हमने R, यहाँ पर stronger है. ये रीजन लिया S, यहाँ पर weak है. To understand the dependence of field lines on the area, or rather the solid angle subtended by an area element, let us try to relate the area with the solid angle. तो solid angle का concept बच्चों हमने पढ़ा था क्लास 11th में. तो अब ये जो आगे की डिटेल आ गई, मैं यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूँ इसको हम सॉलिड एंगल पढ़ के फ्लक्स से लिंक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को. हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले मैं इस पार्ट को वापस से लूँगा. अब मैं सीधे जा रहा हूँ पहले पोटेंशियल पर, जिससे सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज करने से समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि पोटेंशियल की ज़रूरत हमें पड़ेगी अभी. तो आर्टिकल 2.1 पर आ जाइए आप, चैप्टर 2 में. इन चैप्टर 6 and 8, क्लास 11 के जो चैप्टर 6 और 8 थे, द नोशन, कौन सा था चैप्टर 6? वर्क एनर्जी पावर था. 8 कौन सा था? रोटेशनल मोशन. द नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क इन टेकिंग बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट ए फोर्स लाइक ए स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट वर्क गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. चैप्टर 8 यूनिट 8 है शायद, तो ग्रेविटेशन है. तो वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी, और 6 में हमने मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा. व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी मूव्स गेनिंग काइनेटिक एनर्जी एंड लूजिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर. द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इज दस कंजर्व्ड. जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बच्चों, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को हम बोलते हैं मैकेनिकल, वो कंजर्व रहेगी. फोर्सेस ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस. कुल मिला के आप ये देखेंगे कि हमारा पूरा डिस्कशन ये जो पोटेंशियल एनर्जी का है, ये स्टैटिक स्टेट में है. तो फोर्सेस और फील्ड्स कैसे हो जाते हैं नेचर में? कंजर्वेटिव हो जाते हैं, जिसका कंसेप्ट हमने क्लास 11 में सीखा था. स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. कूलम फोर्स बिटवीन two stationary charges like the gravitational force is also a conservative force. This is not surprising since both have inverse square dependence on distance and differ mainly in the proportionality constants. वहाँ कैपिटल G था ग्रेविटेशन में, यहाँ स्मॉल k है 9 × 10⁹. यहाँ k जो है मीडियम पर डिपेंड करता है, वहाँ कैपिटल G मीडियम पर डिपेंड नहीं करता. The masses in the gravitational law are replaced by charges in Coulomb's law. Thus, like the potential energy of a mass in a gravitational field, we can define electrostatic potential energy of a charge in an electrostatic field. पूरी की पूरी सिमेट्री बच्चों, फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है वो भी सिमिलर है. अगर आपको याद रहा हो, नहीं याद रहा है तो मैं याद दिला देता हूँ.
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने दिखाया था कि U से, और ये होती है माइनस G, M1 M2 लिख दो या बड़ा M छोटा M लिख दो अपॉन R। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि फोर्स अट्रैक्शन का है मासेस के बीच। तो सिमेट्री से अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखूं तो वो क्या बनेगा बच्चों, G की जगह आएगा K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, मास की जगह आएगा चार्ज बड़ा Q छोटा Q अपॉन डिस्टेंस R। माइनस साइन मैंने नहीं लगाया क्योंकि साइन ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होगा चार्ज के पॉजिटिव या नेगेटिव नेचर की वजह से। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के यहाँ प्लस आएगा, दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे Q1 Q2 लेस देन 0 तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा अकॉर्डिंगली। Consider an electrostatic field E due to some charge configuration first. For simplicity, consider the field E due to charge Q placed at the origin. Imagine कीजिए origin पे charge Q रखा है, उसकी वजह से field है उसके आसपास। Now imagine that we bring a test charge small q, उसे हम लेकर आ रहे हैं from a point R to a point P, दूर एक पॉइंट R है वहाँ से P तक ला रहे हैं, against the repulsive force जो कैपिटल Q उस पर लगा रहा है, on it due to the charge Q with reference टेस्ट चार्ज याद होगा आपको कंसेप्ट, व्हाट इज टेस्ट चार्ज, जो सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, लगा नहीं सकता, और कन्वीनियंस के लिए हम +1 मानते हैं इसको। तो ये सिचुएशन है, पॉइंट P यहाँ पर है, ये चार्ज Q को हम लेकर आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज R से P तक ला रहे हैं, जबकि ये ओरिजिन है जहाँ पर कैपिटल Q पड़ा है। This will happen if capital Q and Q both are positive और both are negative, तब repulsion होगा, तो एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा। For definiteness, let us take capital Q and small q greater than 0, यानी दोनों सेम नेचर के हमने मान लिया। Two remarks may be made here. First, we assume that the test charge small q is so small that it does not disturb the original configuration. ये फोर्स लगाएगा नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस करेगा। Namely the charge capital Q at the origin or else, यानी हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज को +1 नहीं माना है। We keep capital Q fixed at the origin by some unspecified force, और ये capital Q को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, चिपका दिया, ग्लू कर दिया। Second, in bringing the charge small q from R to P, we apply an external force F external just enough to counter the repulsive force Fe, यानी ज़्यादा नहीं लगा रहे, ज़्यादा लगा तो एक्सेलरेट होगा, तो हम क्या ला रहे हैं, ग्रेजुअली ला रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड पे ला रहे हैं। F external equal to minus of Fe. This means there is no net force on or acceleration of the charge q when it is brought from R to P without accelerating उसे ला रहे हैं, that is it is brought with infinitesimally slow constant speed. In this situation, work done by external force is the negative of the work done by the इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों बराबर होंगे, एंड गेट्स फुली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज स्मॉल q, उसमें स्टोर हो जाएगा। इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड ऑन रीचिंग P पर पहुंचने के बाद हमने वो फोर्स हटा दिया, द इलेक्ट्रिक फोर्स विल टेक द चार्ज अवे फ्रॉम Q, तो वापस उसे वहीं ले जाने की एबिलिटी वो रखेगा। द स्टोर्ड एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई थी, जैसे स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं, छोड़े तो स्प्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में चले जाएगी, ठीक वैसे ही एट P इज यूज्ड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द चार्ज स्मॉल q इन सच ए वे दैट द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इज कंजर्व्ड। दस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज, बच्चों हमने यहाँ पे कंसिडर किया कोई डिसिपेटिव फोर्सेज नहीं है, जैसे कि फ्रिक्शन या विस्कस ड्रैग वगैरह, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। दस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज इन मूविंग ए चार्ज Q फ्रॉम R टू P, अगर वो हम कैलकुलेट करके निकालें, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया वर्क डन निकालने के लिए। R टू P, R से P इंटीग्रेट किया, F एक्सटर्नल डॉट dr। अब माइनस साइन क्यों आया यहाँ पर क्योंकि जो फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, these are in opposite direction, तो cos 180 की वजह से माइनस साइन है। This work done is against electrostatic repulsive force and gets stored as potential energy. At every point in electric field, a particle with charge Q possesses a certain electrostatic potential energy
This work done increases its potential energy by an amount equal to potential energy difference between points R and P. सॉरी, तो जो R पर पोटेंशियल एनर्जी है, P पर पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का जो डिफरेंस है उसके बराबर इंक्रीमेंट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, और वो किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर। दस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा यू को हम कैसे दिखाएंगे? यूपी माइनस यू आर, जो कि डब्ल्यू आर पी के बराबर हुआ। नोट हियर दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज in an opposite sense to the electric force and hence work done by electric field is negative. इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क नहीं किया बच्चों, यहाँ एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क किया। अगर आपसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी तो आप बोलेंगे वो पॉजिटिव है। Therefore we can define electric potential energy difference between 2 points as the work required to be done by an external force in moving without accelerating charge q from one point to another for electric field or electric field of any arbitrary charge configuration. Two important comments may be made at this stage. क्या हम conclude कर सकते हैं? The right side of equation 2.2, ये देखिए WRP depends only on the initial and final positions of the charge. It means that the work done by an electrostatic field in moving a charge from one point to another depends only on the initial and final points and is independent of the path taken to go from one point to the other. Path independent है, कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान है बच्चों ये। दिस इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ जो फोर्स इन्वॉल्व है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। जबकि मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स मे नॉट बी कंजर्वेटिव, electrostatic force must be conservative. The concept of potential energy would not be meaningful if the work depended on the path. तब नहीं लगा पाते थे। The path independence of work done by an electrostatic field can be proved using the Coulomb's law. वो हम दिखा सकते हैं, KQ1 Q2 by R square फोर्स यहाँ पे लगा के कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है, इक्वेशन 2.2 डिफाइंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द फिजिकली मीनिंगफुल क्वांटिटी वर्क के टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियरली पोटेंशियल एनर्जी सो डिफाइंड इज अनडिटरमाइंड टू विद इन एन एडिटिव कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका बच्चों? जो हमने पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से डिफाइन की है वो एडिटिव कांस्टेंट माने तो वो अनडिटरमाइंड है। इसको आगे समझते हैं हम, या दोबारा से पढ़ेंगे तो समझ में आया। कई चीज़ें जो समझ में नहीं आती सेकेंड टाइम में समझ में आएगी। व्हाट दिस मीन्स इज, समझाया इन्होंने, इज दैट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट फिजिकली सिग्निफिकेंट। इसको ऐसे बोलें आम भाषा में, राम से बड़ा राम का नाम। यानी इसका क्या मतलब? पोटेंशियल एनर्जी का उतना महत्व नहीं है जितना पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस का है। रीज़न बिहाइंड, पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, रेफरेंस पर डिपेंड करती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो mgh जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, अर्थ की सरफेस के रिस्पेक्ट में h नापें तो अलग होगी। आप घर की छत पर बैठे हैं, वहाँ से हाइट नाप रहे हैं तो h अलग आएगा। तो h चेंज हो, रिलेटिव है क्वांटिटी, हर बार बदल जाएगी, रेफरेंस चेंज होने पर बदल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। पर पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है बच्चों वो नहीं बदलेगा। तो किसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में ज़्यादा होती है? जो बदल जाता है उसकी, या जो नहीं बदलता उसकी? इस पे गौर करें। इट इज़ ओनली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज सिग्निफिकेंट। ये हमें समझना। We can always add an arbitrary constant alpha to potential energy at every point, since this will not change the potential energy difference. से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इधर भी अल्फा जोड़ा, इधर भी अल्फा जोड़ा, दोनों में कॉन्स्टेंटली जुड़ेगा तो डिफरेंस हमेशा सेम रहने वाला है। Put it differently, there is a freedom in choosing the point where potential energy is zero. चाहे तो आप इन्फिनिटी पर माने, चाहे तो आप अर्थ की सरफेस पर माने। एक कन्वीनियंट choice is to have electrostatic potential energy zero at infinity. ये हम मान के चलते हैं, इन्फिनिटी पर जीरो मानकर उसको हम रेफरेंस की तरह ट्रीट करेंगे। विद दिस चॉइस इफ वी टेक द पॉइंट r at infinity वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 2.2 फॉर्मूला रिड्यूस हो गया बच्चों, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो ले लिया।
तो वर्क डन कितना हो गया इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने का, यू पी के बराबर हो गया। सिंस यानी वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। सिंस द पॉइंट पी इज आर्बिट्रेरी, इक्वेशन 2.3 प्रोवाइड्स अस विद अ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट एनी पॉइंट। डेफिनेशन बन गई, potential energy of a charge q at a point in the presence of field due to any charge configuration is the work done by the external force equal and opposite to electric force in bringing the charge from q from infinity to that point। वहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ा उसके बराबर। अब बच्चों कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, तो मैं इस लेक्चर के पार्ट कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट में हम इसको स्टडी करेंगे। इसमें इतना ही, थोड़ा थोड़ा पढ़ना बहुत है, ज़्यादा पढ़ना, पढ़ाई बोझ नहीं होनी चाहिए ना, दिस शुड बी एन्जॉयमेंट। तो थोड़ा 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 बहुत थोड़ा करके पढ़ लेंगे।